नमस्कार साथियों। मैं पंडित महेश हरियाणवी, एस्ट्रोलॉजर, आज आपको मंगल के सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगा। मंगलिक दोष के सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में आपको पहले बता चुका। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे कहा कि कोई कुछ लोग 28 वर्ष को जो है पश्चात मंगलिक दोष नहीं मानते। ये धारणा गलत है, शास्त्र सम्मत नहीं है। क्योंकि मंगल प्राणी मात्र में जो है रक्त का कारक है। प्राणी मात्र में रक्त का कारक है और तमोगुणी है, उष्ण है, अग्नि तत्व प्रधान है, उग्र है और आक्रमण ग्रह है। इसलिए मंगल अपनी स्थिति तथा दृष्टि से जहां स्थित होता है और दृष्टि से जातक के रक्त में उष्णता, उत्तेजना और उग्रता की वृद्धि करता है तथा जीवन साथी के लिए ये स्थिति अनिष्टकारी सिद्ध होती है। इसलिए 28 साल की जो धारणा है वो सरासर गलत है। 28 साल के उपरांत भी मंगलिक दोष लगता है और विवाह विच्छेद या पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु होने का योग बनता है। इसलिए 28 साल तक की जो धारणा बताई गई है वो शास्त्र सम्मत नहीं है। किसी भी व्रत पराशर और शास्त्र में भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि 28 साल के बाद मंगलिक दोष का विचार नहीं करना चाहिए। करना चाहिए वह। और पराशर, जैमिनी, नाड़ी, लाल किताब, इन चारों मेथडों से मंगलिक दोष का विचार करके उपरांत ही वर वधु की कुंडली को मिला के और विवाह करना चाहिए। अगर मंगल के साथ साथ शनि, राहु, केतु, सूर्य भी हो तो मंगल और भी ज्यादा क्रूर हो जाता है। और राजस्थान की भाषा में, हमारे राजस्थान की भाषा में, अगर वर की कुंडली में मंगल दोष के साथ साथ राहु राहु सूर्य, केतु, शनि है तो और भी क्रूर हो जाता है। और राजस्थानी भाषा में वधु के लिए तो चूड़ा मंगली होती है और वर के लिए इसको पगड़ी मंगलिक कहते हैं, यानी अधिक मंगलिक दोष। चूड़ा मंगलिक अधिक मंगलिक दोष और पगड़ी मंगलिक वर के लिए अधिक मंगलिक दोष होता है। वर का दोष पगड़ी मंगलिक और अधिक दोष, और स्त्री का, लड़की का जो है अगर पाप ग्रह मंगल के साथ है तो अधिक दोष और उसको चूड़ा मंगलिक कहते हैं। ये राजस्थान की भाषा में कहते हैं। इसलिए मंगल दोष का विचार हमें 28 साल की मान्यता जो है वो गलत है कि दोष नहीं लगता, लगता है। अब मैं आपको किस किस भाव में मंगल बैठता है तो कितना कितना परसेंटेज वाइज कितना बुरा फल देता है। अगर मंगल 12वें भाव में बैठता है तो 60% बुरा फल देता है। विवाह में विलंब कराता है, दाम्पत्य जीवन में कटुता रहती है, वैवाहिक जीवन में कटुता रहती है 12वें भाव में अगर मंगल बैठता है तो। अगर मंगल पहले भाव में बैठता है तो 70% जो है मांगलिक दोष माना जाता है और विवाह में विलंब और दाम्पत्य जीवन में यह भी कटुता देता है। अगर मंगल सेकंड हाउस में है, क्योंकि दक्षिण भारत में सेकंड हाउस को भी मंगलिक दोष मानते हैं, तो विवाह में विलंब और दाम्पत्य जीवन में कटुता देता है 80%। अगर मंगल चौथे भाव में है जन्म पत्री के तो 80% दोष माना जाता है। यह भी विवाह में विलंब और दाम्पत्य जीवन में कटुता देता है। अगर मंगल सप्तम भाव में है, 7वें घर में मंगल है, तो ये 100% दोष है मंगलिक और विवाह में विलंब कराता है, कठिनाई देता है
कष्ट में दाम्पत्य जीवन होता है, बहुत कष्ट में दाम्पत्य जीवन होता है, और लगा अलगाव की आशंका होती है, सेपरेशन की आशंका बनी रहती है अगर सप्तम में मंगल हो तो। अगर 8वें भाव में मंगल है तो वो भी 100% दोष माना जाता है मंगल का, मंगलिक दोष। ये विवाह में विलंब कराता है, कठिनाई देता है शादी के अंदर, देर से शादी होना, कष्ट में दाम्पत्य जीवन होता है, और सेपरेशन ये भी देता है। अगर 12वें भाव में, पहले भाव में, दूसरे भाव में और चौथे भाव में, 12वां, पहला, दूसरा और चौथे भाव में मंगल हो, और कोई अन्य एक पाप ग्रह उनके साथ हो, शनि, राहु, सूर्य, शनि सॉरी सूर्य और केतु अगर उनके साथ हो तो 150 गुना पाप प्रभाव हो गया ये। विवाह में विलंब, कठिनाई से विवाह होता है, कष्ट में दाम्पत्य जीवन होता है, और सेपरेशन की आशंका रहती है, और 150% पाप फल देता है। अगर मंगल 12वां, पहला, दूसरा, चौथा हो, और कोई दो पापी ग्रह साथ हो मंगल के, तो ये 200% जो है पाप प्रभाव है मंगल का। ये भी विवाह में विलंब कराता है, देर से विवाह होता है, बड़ी कठिनाई से, कष्ट में दाम्पत्य जीवन होता है, और 10 वर्ष के भीतर ही डाइवर्स या पति पत्नी की किसी की मृत्यु हो जाती है। 200% इसका प्रभाव रहता है, दो ग्रह, पापी ग्रह अगर मंगल के साथ हैं 12वें, पहले, दूसरे और चौथे में। आगे है 7वां या 8वां सहित 7, 8, 12, 1, 2, 4, कोई भी एक अन्य पाप ग्रह अगर मंगल के साथ हो तो विवाह में, तो ये 200% पाप है मंगल का। विवाह में अधिक विलंब कराता है, कष्ट में दाम्पत्य जीवन देता है, सेपरेशन और अलगाव देता है, देर से विवाह कराता है। अगर 7, 8, 1, 2, 4 और 12वें भाव में दो ग्रह पापी मंगल के साथ हों, या इन भावों में दो ग्रह अलग से बैठे हों और मंगल भी मंगलिक दोष दे रहा हो और ये ग्रह भी दे रहे हो पाप दोष, तो विवाह में अधिक विलंब होता है, कष्ट में दाम्पत्य जीवन होता है, और 10 वर्ष के भीतर ही सेपरेशन या पति पत्नी की किसी की मृत्यु हो जाती है, डाइवर्स हो जाता है। ये 250% पाप प्रभाव है, यानी मंगल मंगलिक दोष हो और दो पापी ग्रह जहां मंगल पाप प्रभाव रखता है वहां या तो मंगल के साथ बैठे हों, या जहां 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 मंगल के मंगलिक दोष गिने जाते हैं जिन जिन भावों से, वहां ये पापी ग्रह बैठे हों, तो 250% पाप प्रभाव होता है, और 10 वर्ष के अंदर ही ये विवाह विच्छेद हो जाता है, और या पति की मृत्यु हो जाती है, डाइवर्स हो जाता है, और जीवन जो है खराब हो जाता है। तो ये मैंने परसेंटेज वाइज बताया आपको। अब कुछ धारणा ये है कि मंगलिक दोष का विचार, केपी वाले कहते हैं कि मंगलिक दोष का विचार क्लासिकल मेथड से निर्णय भाव कुंडली यानी चलित कुंडली जो आती है उसके हिसाब से मंगल को देख करके और निर्णय करना चाहिए मंगलिक दोष का, ना कि जन्म पत्री, जन्म कुंडली, जन्म लगन देख करके। निर्णय भाव चलित चक्र बनाया बनाए क्लासिकल मेथड से, केपी मेथड से, और जहां मंगल हो उसी हिसाब से मंगलिक दोष का निर्णय करना चाहिए। हालांकि इसमें विद्वानों में मतभेद है, लेकिन यह भी एक मान्यता है। दूसरा है, पहला ही बता देता हूं कि निर्णय भाव चलित चक्र से ही ग्रह की सही स्थिति और बलाबल की जानकारी मिलती है, ऐसा लिखा गया है। पुरुष की कुंडली में मंगलिक दोष का विचार जो है नवाज कुंडली से किया जाता है। कुछ लोग, कुछ विद्वान लोग ऐसा भी कहते हैं कि नवाज कुंडली में से पुरुष की कुंडली में मंगलिक दोष का विचार करना चाहिए, ना कि जन्म लगन से। और और लड़की की कुंडली में त्रिशांश त्रिशांश कुंडली बना करके मंगलिक दोष का विचार करना चाहिए लड़की की कुंडली में। लड़के की में नवाज कुंडली से मंगल का विचार करना चाहिए मंगलिक दोष का, और लड़की की कुंडली में त्रिशांश कुंडली बना करके मंगलिक दोष का विचार करना चाहिए। कुछ विद्वानों का ये भी मत है।
अगर पुरुष की नमाज कुंडली और स्त्री की दृष्टांत कुंडली से मंगल दोष का परिहार हो रहा है, किसी भी तरह से परिहार का मतलब खत्म हो रहा है मंगलिक दोष, तो वो ज्यादा सही मिलाप है और विवाह शुभ रहता है, दाम्पत्य जीवन लंबा चलता है और कोई किसी तरह की बाधा नहीं आती। अधिकतर देखा गया है कि जो पाराशर पद्धति की ही केवल जानते हैं वो लोग क्या करते हैं कि मंगल की जो स्थिति है वहां कोई पापी ग्रह बैठा हो या मंगल देवी बैठा हो, तो वो देख करके वर वधु की कुंडली में दोनों को मिलान करके और विवाह की स्वीकृति दे देते हैं। तो ये स्वीकृति गलत है, बल्कि इसका बहुत ज्यादा पाप प्रभाव हो जाता है मंगल का। मंगल नाड़ी में मंगल के बारे में लिखा है, एक्सेप्ट सन, इफ एनी प्लैनेट इज एसोसिएट विथ मार्क्स देन दैट इज सेड टू बी प्लैनेटरी वार। यानी मंगल सूर्य को छोड़ करके अगर अन्य ग्रहों के साथ है तो ग्रह युद्ध हो जाता है, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा गया है, क्रूर है, उग्र है, तोड़फोड़ करने का स्वभाव है, इसलिए मंगल ज्यादा क्रूर है। इसलिए समान भाव में मंगल देख करके जो पंडित लोग विचार करके विवाह की स्वीकृति दे देते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। नमाज कुंडली और त्रिशांश कुंडली, वधु की नमाज कुंडली और वर की नमाज कुंडली और वधु की त्रिशांश कुंडली देख करके ही विचार किया जाना चाहिए। अब कुछ मंगलिक दोष के परिहार है। परिहार का मतलब किन इन परिस्थितियों में मंगल दोष होने पर भी मंगलिक दोष नहीं लगता। अगर जहां जहां मंगल है, 12वें में, पहले में, दूसरे में, चौथे में, 7वें में, 8वें में, अगर इन्हीं भावों में शनि भी हो तो मंगली दोष का परिहार माना जाता है। बलि गुरु और शुक्र दोनों जो है सप्तम या लगन में बैठे हों तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। यदि कन्या की कुंडली में मंगल जहां पे है और उसी स्थान पर कोई पाप ग्रह है, पाप ग्रह मतलब सूर्य है, शनि है, राहु है, सूर्य है, अगर कोई पाप ग्रह है जहां वधु की कुंडली में मंगल है और वर की कुंडली में वहां पे पाप, वधु की कुंडली में उसी स्थान पर पाप ग्रह है तो भी मंगल का परिहार हो जाता है। मेष राशि का लगन में मंगल, वृश्चिक का चौथे भाव में और मकर का 7वें भाव में और कर्क का 8वें भाव में। मेष राशि का मंगल पहले भाव में हो, वृश्चिक का मंगल चतुर्थ भाव में हो, मकर का 7वां हो और कर्क राशि का 8वां हो और धनु राशि का 12वां हो, तो भी मंगलिक दोष शांत हो जाता है। ठीक है, यानी मेष का मंगल हो अगर पहले भाव में तो भी मंगलिक दोष नहीं लगता। वृश्चिक राशि का मंगल अगर चौथे भाव में है तो भी मंगलिक दोष नहीं लगता। अगर मकर का मंगल सप्तम भाव में है तो भी मंगलिक दोष नहीं लगता। अगर कर्क का मंगल अष्टम भाव में है तो भी मंगलिक दोष नहीं लगता और धनु का मंगल अगर 12वां है तो भी मंगल दोष नहीं लगता। और मंगलिक नहीं कह सकते उस कुंडली को। दूसरे भाव में जो है चंद्र शुक्र हो या मंगल बृहस्पति की युक्ति हो या बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से मंगल को देखता हो तथा केंद्र भाव में राहु अथवा मंगल राहु एक साथ हो तो भी बौम दोष नहीं रहता। क्या लिखा है कि दूसरे भाव में शुक्र चंद्रमा हो, मंगल बृहस्पति की युक्ति हो तो भी मंगली दोष नहीं होता। बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो मंगल पे, 7वीं दृष्टि नहीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि, तो भी मंगली दोष का परिहार नहीं होता, बहु परिहार हो जाता है, यानी दोष नहीं लगता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बृहस्पति की दृष्टि में बल होना चाहिए। बृहस्पति बालक नहीं होना चाहिए, वृद्ध नहीं होना चाहिए और मृत नहीं होना चाहिए, और बृहस्पति अस्त भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अस्त ग्रह की दृष्टि में बल जाता रहता है, बालक की दृष्टि में बल जाता रहता है, वृद्ध की दृष्टि में बल जाता रहता है और मृत की दृष्टि में तो बल होता ही नहीं। मरा हुआ आदमी क्या देखेगा। इसलिए
बृहस्पति बलवान होना चाहिए। ये जो मैंने अवस्था गिनाई है उस अवस्था में नहीं होना चाहिए, तो उसकी दृष्टि काम नहीं करेगी। वरना अगर वृद्ध मृत और बालक है तो, या अस्त है तो, और राहु के साथ अगर बृहस्पति है तो भी बृहस्पति की दृष्टि में बल नहीं रहता। और अगर 9वें भाव में राहु है और 11वां या 5वां बृहस्पति है तो भी बृहस्पति की दृष्टि में बल नहीं रहता। 9वें भाव में राहु हो और 5वें और 11वें भाव में बृहस्पति हो तो भी बृहस्पति की दृष्टि में बल नहीं रहता। तो ये बृहस्पति की दृष्टि का बलवान होना बहुत जरूरी है। मंगल पे अगर पड़ती है तो 5वीं नवी दृष्टि, 7वीं दृष्टि नहीं काउंट होगी, क्योंकि 7वीं दृष्टि से तो मंगल भी 7वीं दृष्टि डालेगा। ठीक है। केंद्र में चंद्र मंगल की युक्ति होने पर भौम दोष नहीं होता। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तथा 3, 6, 8, 11 भाव में केवल पाप ग्रह ही हो तो भी भौम दोष जो है शांत रहता है। केंद्र में और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और 3, 6, 8 और 11 भाव में केवल पाप ग्रही हो तो भी भौम दोष शांत हो जाता है। वर्ग की कुंडली में 6ठे भाव में मंगल, 7वें में राहु, 8वें में शनि हो तो उसकी पत्नी जीवित नहीं रहती। वर्ग की कुंडली में 6ठे भाव में मंगल हो, 7वें में राहु हो और 8वें में शनि हो, 6ठा मंगल, 7वां राहु, 8वां शनि हो तो उसकी पत्नी जो है जीवित नहीं रहती। यानी 6, 7, 8 तीनों में पाप प्रभाव हो गया तो ऐसे आदमी की पत्नी जीवित नहीं रहती। कुछ लोग कहते हैं कि 28 से अधिक गुण मिलते हो तो भौम दोष का विचार नहीं करना चाहिए। ये धारणा गलत है। गुण मिलाप सारणी के बारे में मैं आपको बता दूं कि गुण मिलान का लोग शाब्दिक अर्थ नहीं जानते। पंचांग देख के, नाम देख करके गुण मिलान कर देते हैं, या जन्म नक्षत्र के नाम से जो है गुण मिलान कर देते हैं। एक्चुअल शाब्दिक अर्थ से प्रत्येक का क्या होता है? पहला होता है वर्ण। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है जाति कर्म। अब जाति कर्म आजकल जाति कर्म आजकल खत्म हो गया, क्योंकि कोई भी जाति हो, आजकल तो ब्राह्मण भी जो है नगर निगम में स्वीपर का काम करते हैं, झाड़ू लगाने का सड़कों पे। तो जाति कर्म की तो महत्वता खत्म हो गई आज के युग में। कलयुग है ना, तो ब्राह्मण भी झाड़ू लगाता है आजकल। नगर निगम में नौकरी का लगता है, बहुत प्रयास करके नौकरी लगता है और झाड़ू लगाता है सड़कों पे, नालियां साफ करता है। सरकारी नौकरी मिल गई ना ब्राह्मण को, तो कई लगे हुए हैं। दूसरा तो जाति कर्म नहीं लगता, दोष। दूसरा है वैश्य। दूसरा गुण मिलान में आता है वैश्य। वैश्य का शाब्दिक अर्थ है स्वभाव। स्वभाव कैसा होगा? वैश्य ये गुण मिलान के अंदर सम्मिलित है। तो स्वभाव तो भाई साहब आप जन्मपति देख के मालूम कर सकते हैं। गुण मिलान करने की आवश्यकता क्या है कि स्वभाव कैसा होगा? दोनों की बरबदू की जन्मपति देख करके ही मिलान कर सकते हैं स्वभाव का। तो वो कुंडली मिलान गुण मिलान क्यों करते हैं फिर? तीसरा है योनि। योनि विचार। योनि विचार में सेक्स काउंट होता है। अब कोई सेक्स कैसे भी करे, उसमें कहता है अश्व, गज, हाथी, गधा, नेवला, सर्प, मूषक, गो। अब सेक्स तो यार कोई कैसे भी करे, उससे क्या मतलब है? तो योनि विचार में ये होता है, उसका शाब्दिक अर्थ ये होता है, सेक्स का वो देखा जाता है। चौथा होता है तारा। तारा का शाब्दिक अर्थ है भाग्य, लक। अब भाग्य तो भाई साहब आप जन्मपति देख के भी मालूम कर सकते हैं। तो गुण मिलान करने की आवश्यकता क्या है कि कैसी भाग्यशाली कुंडली है या नहीं है, दशाएं कब अच्छी आएगी जीवन में इसके या नहीं आएगी, ये तो मिलान आप जन्मपति देख के ही कर सकते हैं। तो गुण मिलान करने की आवश्यकता क्या है?
पांचवा है ग्रह मैत्री। आपसी संबंध। ग्रह मैत्री का मतलब हो गया आपसी संबंध। अब आपस में संबंध कैसे रहेंगे, ये तो पाराशर जेमिनी नाड़ी और लाल किताब देख करके दोनों की जन्म कुंडली पत्रियों में देख सकते हैं कि वर वधु के संबंध कैसे रहेंगे। इसमें गुण मिलान की क्या आवश्यकता है। आप दोनों की जन्म पत्रि देखिए, चारों मेथड से, पाराशर से, जेमिनी से, नाड़ी से, लाल किताब से, आपको पता लग जाएगा कि आपसी संबंध पति पत्नी के बीच कैसे रहेंगे। गुण मिलान की क्या आवश्यकता है। जो लोगों को पाराशर आती है ना, वो करते हैं गुण मिलान, खाली केवल केवल पाराशर आती है। छठा है गण। अब गण में जो है सामाजिकता आती है। आज के युग में सामाजिकता खत्म हो गई है एक तरह से। समलैंगिक संबंध हो गए, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो सामाजिकता कहाँ रही। तो गुण मिलान करना बेकार है ना। जब लिव इन रिलेशनशिप में लोग 10-10 साल रह रहे हैं, तो सामाजिकता कहाँ रही, समाज का बंधन कहाँ रहा। तो गण मिलान का जो दोष जन्म पत्री में आता है, वो भी जन्म कुंडली देख करके ही मालूम किया जा सकता है। और आज के युग में तो लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक संबंधों में गुण मिलान की आवश्यकता ही नहीं है। तो सामाजिकता तो खत्म ही हो गई आज के कलयुग में, इसलिए गण मिलान की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जन्म पत्रियां मरुद के मिलान करके ये चीज देख सकते हैं। सातवां आता है ब, ब, बकूट। बकूट एक दोष होता है, इसमें जीवन शैली मालूम की जाती है। जीवन शैली, जीवन शैली तो आप जन्मपति देख के मालूम कर सकते हैं कि आदमी कैसी जीवन शैली जिएगा। धार्मिक होगा, अधार्मिक होगा, बदमाश होगा। आप पाराशर जेमिनी नाड़ी लाल लाल की पाराशर जेमिनी नाड़ी और लाल किताब देख करके के सिद्धांत लगा करके आप उसकी जीवन शैली देख सकते हैं कि गुंडा बदमाश होगा या कर्म कैसे होंगे। तो जीवन शैली, जीवन जीने की शैली उसकी क्या होगी। तो गुण मिलान की कोई आवश्यकता नहीं है आज के युग में। ये पहले पुराने जमाने में की चले आ रही थी, वो परंपरा गुण मिलान की खत्म होनी चाहिए अब। गुण मिलान से कुंडली का मिलान नहीं होता। गुण मिलान 28 क्या 36 भी मिल जाते हैं तो भी तलाक हो जाता है आज के युग में। अगर पाराशर जेमिनी नाड़ी लाल किताब में तलाक है तो 36 गुण मिलने के बावजूद भी तलाक हो जाए, तो गुण मिलान की आवश्यकता ही नहीं है। कुंडली मिलान करो ना, आप कुंडली को अच्छी तरह देखो, उससे पता लग जाएगा सब कुछ। आठवां है नाड़ी दोष। ये बहुत ज्यादा माना जाता है, नाड़ी दोष है साहब, नाड़ी दोष है, विवाह नहीं कर सकते। अरे नाड़ी दोष का शाब्दिक अर्थ ही नहीं जानते लोग। नाड़ी दोष का मतलब है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और संतान। नाड़ी दोष अगर किसी को जन्मपत्री में आता है दोनों की बरोधी कुंडली में, तो उसका मतलब है स्वास्थ्य और संतान। तो आप देख लीजिए जन्मपत्री चारों मेथड से, पाराशर जेमिनी नाड़ी लाल किताब से, स्वास्थ्य कैसा रहेगा वर का वधु का। और संतान, संतान भी आप देख सकते हैं कि इसके होगी या नहीं होगी। पाराशर से देखिए, फिर जेमिनी लगाइए, फिर नाड़ी लगाइए, फिर लाल किताब लगाइए, आपको पता चल जाएगा संतान होगी या नहीं होगी। आपको गुण मिलान करने की क्या आवश्यकता है। तो गुण मिलान का महत्व किसी जमाने में था, क्योंकि सामाजिकता भी थी, समाज के दबाव में रहता था आदमी, और जो जाति का होता था उसी जाति के कर्म किए जाते थे। और सेक्स की एक परंपरा थी, एक तरीका था, एक सभ्यता थी उसमें। आजकल तो ये सभ्यता खत्म हो गई सेक्स की। भाग्य तो आप जन्मपति में वैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि जन्मपति भाग्यशाली है या नहीं है, जन्मपति देखने से मालूम हो जाता है। आपसी संबंध, ये भी आपको जन्मपति देख लो ग्रह मैत्री में कि आपसी संबंध कैसे रहेंगे चारों मेथड से। सामाजिकता तो खत्म ही हो गई, जब लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए लोग, पर्दा प्रथा खत्म हो गई, ये सब कुछ खत्म होता जा रहा है, तो फिर सामाजिकता क्या रहेगी। और जीवन शैली, पर्दा प्रथा खत्म हो गई, जीवन आजकल बहू बहू और औरतें जो है जीन्स टॉपर ये पहनती है, तो जीवन शैली कहाँ रही। हाँ, स्वास्थ्य देखिए आप दंपति में कैसा रहेगा पति पत्नी का, और संतान योग है या नहीं है।
तो ये टोटल योग बन के 36 गुण मिलते हैं, 36 गुण बनते हैं टोटल कुल। इन 36 गुणों का मिलान करते हैं पंडित लोग, और पाराशर वाले ज्यादा करते हैं और इसकी स्वीकृति देते हैं। और दोष होता है जैसे, अरे साहब नाड़ी दोष से विवाह नहीं हो सकता। अरे देखो तो सही उसमें कि इसका दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, योग है कि नहीं है, कोई दशा ऐसी आएगी जो स्वास्थ्य खराब करेगी, या संतान के योग है या नहीं है, आप वैसे कह सकते हैं। इसमें गुण मिलान करने की क्या आवश्यकता है। तो साथियों, ये मंगलिक दोष का चैप्टर खत्म हो गया। मैंने सारे विवाद इसमें बता दिए, आज के युग की आधुनिकता भी बता दी, और प्राचीन काल से जो गुण मिलान मैसेज चला रहा था वो भी बता दिया। तो आप मेरे इस सब्जेक्ट मंगलिक दोष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं पंडित महेश हरियाणवी अब आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।